घर में, राजेश के घर में, ये राजमिस्त्री का कुछ आना ही जाना है। क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल आता है तो एक वक्त होता है, लेकिन उसका कभी भी आना और आने के बाद घंटों घर में रहना, ये सबसे ज़्यादा लोगों ने नोटिस किया। ये बात राजेश के कानों तक पहुंची। अब राजेश ने राजमिस्त्री पर नज़र रखनी शुरू की। अचानक उसकी नज़र पड़ी कि हाँ, वो फ़ोन पे कह भी देता ये काम है, ये पैसे है, मैं दे रहा हूँ, घर जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो घर पहुँचता था। अब राजेश को भी शक, यकीन में बदल गया। तो उसने फिर एक रोज़ राजमिस्त्री को बुलाया और उसने कहा कि ये लो तुम्हारे पैसे, हिसाब किताब बराबर, आज के बाद काम कोई और करेगा और तुम मेरे घर नहीं आओगे। उसने राजेश को अच्छे से समझाया। राजेश ने शैलेंद्र राजमिस्त्री को और उसे रवाना कर दिया। उसके बाद उसने अपनी बीवी पिंकी से कहा कि देखो, ये जो लोग हैं घर में आते हैं, 10 बातें होती हैं, तो तुम इससे भी मिलना जुलना छोड़ दो। इनडायरेक्ट वे में उसको समझाया, लेकिन ये बात दोनों को बड़ी नागवार गुजरी। पिंकी को लगा कि वो जिससे प्यार करती है, उसका पति, उसका शौहर, उसके रास्ते में दीवार बन गया है। उधर राजमिस्त्री शैलेंद्र को भी लगा कि अब घर आने जाने पर रोक लग गई है, वो पिंकी से मिले बिना रह नहीं सकता। तो दोनों बेचैन, दोनों ने फिर फ़ोन पे बातें करनी शुरू की। कुछ वक्त तो फ़ोन पे बातें और चैट से गुजारी। फिर ये तय हुआ कि ये कब तक चलेगा, कुछ हल निकालना चाहिए। कायदे से हल निकल सकता था। अगर इतनी मोहब्बत थी तो पिंकी राजेश को तलाक देकर शैलेंद्र से शादी कर सकती थी, लेकिन यही मोहब्बत में मिलावट वाली बात आ गई। पिंकी शैलेंद्र के साथ ज़िंदगी तो गुजारना चाहती थी, लेकिन साथ में वो राजेश की तमाम दौलत, विरासत, वो ऐशो आराम, वो भी अपने साथ ले जाकर शैलेंद्र के साथ उसी तरीके से जीना चाहती थी, गरीबी में नहीं। एक राजमिस्त्री की सिर्फ बीवी बनकर नहीं जीना चाहती थी, यानी उसे प्यार भी चाहिए था, साथ में दौलत और सारी आराम व आसाइश भी। अब यहीं से हुआ कि क्या किया जाए कि दोनों चीज़ें आए। अब राजेश को तलाक देने का मतलब उसकी जायदाद से बेदखल, तो होना यह कि अब राजेश को ही रास्ते से हटा दो। दबी जुबान में दोनों ने पहले एक दूसरे को टटोला, लगा कि दोनों की नीयत एक ही है, तो फिर खुलकर दोनों बातें करने लगे, शैलेंद्र और पिंकी। इसके बाद हुआ कि कैसे, तो ऐसे कि हादसा लगे या फिर किसी को शक भी ना हो। अच्छा, उधर प्रॉपर्टी का काम है, बेशुमार दौलत है, लेकिन भाइयों में बड़े अच्छे रिश्ते हैं। कभी किसी चीज़ को लेकर झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि बाप ने बड़े अच्छे से बंटवारा किया था और भाई में वैसे भी बचपन से मोहब्बत थी। तो क्या किया जाए? तो युवा की सबसे आसान रास्ता, जहर देकर मार दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा, यूं लगेगा कि कोई बीमार हो गया, या फिर कोरोना काल में तो वैसे ही सब कुछ हो रहा था, तो पता भी नहीं चलेगा। तो दोनों में हुआ कि तय ठीक है। शैलेंद्र ने एक दिन जहर लाकर पिंकी को दिया और बोला इसको खाने में मिलाकर खिला दो। पिंकी ने खाने में मिलाकर खिला दिया। खाना खाते ही शैलेंद्र जो जहर लाया था, उससे राजेश की तबीयत बिगड़ी। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने देखा, लेकिन जहर के बारे में पता नहीं चला। कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा और फिर ठीक हो गया, वापस लौट आया। जहर वाला फार्मूला नाकाम हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि यह बीमारी जहर की वजह से हुई थी। अब पहला मिशन नाकाम। पिंकी और शैलेंद्र परेशान कि अब क्या करें। फिर हुआ कि नहीं, अब दोबारा फिर जहर दें और हॉस्पिटल जाएं और कहीं कोई टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो, क्योंकि ये पढ़ी लिखी फैमिली, टीचर था राजेश, वाइफ भी पिंकी भी पढ़ी लिखी, तो लगा पकड़ में आ जाएंगे। तो हालांकि घर वालों को उस वक्त लगा था कि कुछ ऐसा तो नहीं है किसी ने मिला विला कर खिला दिया, जो आमतौर पर लोग बात करते हैं, नज़रें लगा दी या कुछ और। तो बात लेकिन वहीं पर आएगी, ख़त्म हो गई, क्योंकि राजेश ठीक ठाक होकर घर लौट आया था। अब ये हुआ कि जहर का आइडिया कैंसिल, अब दूसरा कोई प्लान बनाया जाए। तो दूसरा ये था कि किसी सुपारी किलर को हायर किया जाए। सुपारी किलर जान लेगा, उसके बाद अब इतने पैसे थे, इतनी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी डीलर का धंधा था, तो कहीं भी कोई भी दुश्मनी निकाली जा सकती है। और सुपारी किलर कत्ल करेगा तो उसमें हम पे तो कोई आँच आएगी नहीं। अब ये हुआ कि ढूंढा जाए। शैलेंद्र ने ढूंढा 2 लोगों को, उनसे बात की, 4 लाख रुपए में डील डन हुई। तब ये हुआ कि 4 लाख रुपए दे दो पहले, तब काम होगा। पति को रास्ते से हटाने के लिए इतनी ज़्यादा
बेचैन थी पत्नी पिंकी कि उसने आगे पीछे कुछ सोचा नहीं, पैसे उसके पास बेशुमार थे। उसने 4 लाख उठाए और सुपारी किलर को दे दिए। सुपारी किलर ने पैसे लिए और कहा कि ठीक है, इतने दिनों के अंदर काम कर देंगे। वो सारे दिन बीत गए, लेकिन राजेश जिंदा रहा। अब पिंकी परेशान, उसने पूछा शैलेंद्र से क्या हुआ। अब शैलेंद्र उस सुपारी किलर को ढूंढे, उसका मोबाइल वो सब कुछ बंद, गायब। अब उसको ढूंढा जा रहा, उसकी खबर की जा रही, लेकिन दोनों सुपारी किलर गायब। तो बाद में एहसास हुआ कि सुपारी किलर ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। पैसे तो ले लिए और लेने के बाद वो भाग गए। अब उसके खिलाफ मुकदमा भी क्या दर्ज कराएं कि भाई सुपारी किलर जो है हमारे सुपारी के पैसे लेके भागा है, तो उल्टे ये कंप्लेनेंट भी अंदर हो जाएंगे। तो खैर दोनों खून के आंसू पीकर रह गए। अब ये हुआ कि अब क्या, एक बार और इन्होंने किसी सुपारी किलर को ट्राई किया, 2 बार किया, लेकिन वहाँ पे भी काम बनी नहीं, क्योंकि अब पहली बार पैसे दिए थे, वो भाग गया, तो ये थोड़े संभल गए थे, लेकिन वो फाइनल हुआ नहीं। और उन्होंने सुपारी किलर को टारगेट नहीं बताया था कि कौन है। वक्त बीतता जा रहा था, दोनों के मिलने मिलाने पे पाबंदी थी और दोनों बेचैन थे कि रास्ते का कांटा हटे तो हम मिलें और उसकी दौलत पर फिर हम अपना एक महल बनाएं। तो ये सुपारी किलर जहर सारी चीज़ें नाकाम हो गई। तो फिर इन दोनों ने तय किया कि क्यों किसी और का सहारा लिया जाए, चलो खुद इस काम को अंजाम देते हैं। पिंकी ने कहा कि हाँ चलो खुद से करते हैं, ताकि हम डेट श्योर भी हो जाएंगे कि पति मर चुका है। अब इसके बाद कैसे? तो हुआ कि मौत ऐसी हो कि दुनिया को लगे कि एक रोड एक्सीडेंट है, सड़क हादसे में जान गई। सड़क हादसे में रोज़ाना इतने लोग मरते हैं, तो किसी को शक भी नहीं होगा। तो ये हुआ कि हाँ ठीक है, लेकिन रोड एक्सीडेंट में मारने के लिए कार भी चाहिए। अब राजेश के कार से ही तो राजेश को कुचल नहीं सकते हैं, तो शक हो जाएगा। तो क्या किया जाए? तो फिर इन्होंने एक इको कार कहीं से सेकंड हैंड खरीदी, लेकिन उसके नंबर प्लेट चेंज कर दिया, फर्जी नंबर प्लेट लगाया। अब ये हुआ कि इसी इको कार से उसको कुचलेंगे तब जब वो तन्हा सड़क पर होगा, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होगी, लोग ज़्यादा नहीं होंगे, तो तेज़ स्पीड में, और हमें लोकेशन पता होगा कि कब कहाँ से गुजर रहा है, उसको कुचल कर मार डालेंगे और फिर वहाँ से भाग जाएंगे। फाइनल हो गया ये आइडिया। अब इसके बाद ये हुआ कि एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए कि अगर रोड एक्सीडेंट हुआ, मानो मारा, गाड़ी ख़राब हो गई, तो फिर उतर के कहाँ भागेंगे। तो एक दूसरी गाड़ी होनी चाहिए जिसमें बैठकर हम लोग वहाँ से निकल सकें और इस गाड़ी को छोड़ दें, क्योंकि उस गाड़ी का मालिक या मालिकान के बारे में कोई इनसे तार नहीं जोड़ रहा था, यानी ना पिंकी से ना शैलेंद्र से। तो एक दूसरी गाड़ी का इंतज़ाम किया गया। और फिर ये हुआ कि अब कब, तो घर की बेदी लंका ढाए। पिंकी ने बताया कि मेरे पति को एक शौक़ है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक का, और वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। लेकिन मंडे टू फ्राइडे चूँकि वर्किंग डे होता है, तो बहुत सारी सुबह सुबह कानपुर जैसी जगहों पे दुकानें भी खुल जाती हैं, लोग सड़कों पे भी होते हैं। सैटरडे को थोड़ी भीड़ कम होती है, ट्रैफिक भी कम होता है, क्योंकि वीकेंड शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं चलो अब आराम से सुस्ता हो, एक दिन मॉर्निंग वॉक पे ना जाऊं तो क्या हो। लेकिन राजेश 7 दिन मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था, इवन संडे भी। तो ये हुआ कि सैटरडे का दिन चुनते हैं। यही लास्ट मंथ था, 4 नवंबर, सैटरडे का दिन। तो वह कि सैटरडे को चुनते हैं। वो जैसे ही घर से निकलेगा, पिंकी शैलेंद्र को बताएगी। शैलेंद्र ने एक जो गाड़ी ली थी जो सेकेंड हैंड, वो भी एक लड़का था, उसको बोला कि तू ड्राइविंग सीट पे बैठेगा और हम दोनों उस कार में बैठेंगे। उसको भी कुछ पैसे देने थे। इधर अब एक दिक्कत ये थी कि जब भी राजेश मॉर्निंग वॉक पे जाता तो अपने बच्चों को लेकर जाता था। अब इधर पिंकी पति को बेशक मारना चाहती है, लेकिन माँ भी है, बच्चों का भी उसको ख्याल रखना है कि बच्चों को कुछ ना हो जाए। तब अजीब रिश्ता है। बच्चों के बाप को तो मारना चाहती है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा करनी चाहती। तो फिर ये तय हुआ कि किसी तरह उस दिन वो बच्चे साथ लेकर बाहर ना निकले। इसकी गारंटी ली पिंकी ने। उसने कहा ठीक है। सैटरडे सुबह रूटीन के मुताबिक राजेश उठा और तैयार होकर 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने लगा, बच्चों को उठाने लगा। पिंकी ने बहाना बना दिया
कि बच्चों की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आज रहने दो। उसने भी कहा ठीक है, कई बार ऐसा हो चुका था। शैलेंद्र अकेला निकल पड़ा। जैसे ही उसने घर के बाहर कदम रखा, पिंकी ने उसको फ़ोन किया, शैलेंद्र को। गाड़ी घर के पास आई, वो खुद गाड़ी में बैठी, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि हाँ उसका पति मर चुका है। अब गाड़ी में 3 लोग थे, ये लोग बैठे। उसके बाद इन्होंने पहले ही इन्हें मालूम था कि रूट क्या है उसके मॉर्निंग वॉक का, और वो कौन सी जगह है। एक स्वीट शॉप था, उसी के पास आमतौर पे और कुछ था नहीं, और सुबह सुबह का वक्त, तो वहीं पर टक्कर मारने की, क्योंकि जगह भी ज़्यादा थी वहाँ पर। अब जो राजेश है वो बेखबर मॉर्निंग वॉक पर रूटीन की तरह जा रहा है, और पीछे से एक इको कार तभी बड़ी तेज़ी से आती है और राजेश को उड़ा देती है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टक्कर थी। राजेश सड़क पर गिर पड़ता है, सर में फिर चोट लगती है, खून बहने लगता है। लेकिन इस टक्कर से होता यह है कि इको की जो गाड़ी है वो फंस जाती है, खराब हो जाती है। तभी बड़ी तेज़ी से पीछे एक दूसरी कारी आई गाड़ी, और उसमें ये सब उतर के बैठते हैं और मौके से भाग जाते हैं। अब गाड़ी वहीं थी और जो राजेश है वो वहीं तड़प रहा था। तब तक आवाज़ सुनकर कई लोग आए, कुछ ने देखा एक गाड़ी में भागते हुए लोगों को। फिर उन्होंने एम्बुलेंस उसको पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, राजेश को अस्पताल ले गई, लेकिन देर हो चुकी थी, राजेश ने दम तोड़ दिया। अब पुलिस ने तफ्तीश की तो चश्मदीद था ही, उसने बोला एक गाड़ी ने टक्कर मारी थी। पुलिस ने फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया, पिंकी और उसके भाइयों तक खबर गई, पूरा परिवार का रो रो कर बुरा हाल। इधर पिंकी इस हादसे के फौरन बाद घर पहुंच चुकी थी, बाकी लोग निकल लिए। तो अब पुलिस ने भी ये माना और देखा जो विटनेस थे कि एक रोड एक्सीडेंट का मामला है, और पुलिस ने रोड एक्सीडेंट का ही मामला दर्ज कर लिया। 4 नवंबर की बात है। अब एक सिंपल सा केस था, पुलिस ने कहा चलो पता करते हैं। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा देखा। पहले दिन सीसीटीवी कैमरे को उन्होंने बहुत सीरियसली नहीं देखा। उन्होंने देखा एक गाड़ी है, ये है, गाड़ी का नंबर प्लेट फर्जी था, तो उन्हें लगा पता नहीं क्या होगा। लेकिन तभी राजेश के एक भाई ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाई। उसने कहा कि हमें डाउट है कि हमारे भाई का रोड एक्सीडेंट में मौत इनकी नहीं हुई है, बल्कि इनको मारा गया, इनको जहर, बल्कि पहले भी जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी, तो ये एक्सीडेंट एक दिखावा है। अब पुलिस ने जब कहा कि ऐसी बात है तो फिर जांच की तो फिर हॉस्पिटल पहुंचे जब वो तबीयत बिगड़ी थी जहर वाली। और उन भाइयों को इत्तेफाक से ये पता था कि एक राजमिस्त्री है जिसके साथ उनकी भाभी के बड़े क्लोज रिश्ते हैं, शायद भाई ने बताया हो, पड़ोसियों तक को तो पता था। अब जब इस रिश्ते की कहानी आई तो पुलिस के भी कान खड़े हुए। उन्होंने कहा कि चलो अब तफ्तीश करते हैं। अब पहली बार पुलिस ने तफ्तीश ढंग से करनी शुरू की। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा देखा तो देखा कि जब एक्सीडेंट हुआ तो एक दूसरे कैमरे में एक दूसरी गाड़ी इस कार को लगातार फॉलो कर रही थी। और फिर एक विटनेस था जिसने बताया कि एक गाड़ी में बैठकर ये लोग भागे दूसरी, तो वही कार थी जो फॉलो कर रही थी। अब ये लिंक जुड़ा, तब पुलिस को लगा उधर कहानी पता चली। अब पुलिस ने राजेश के कॉल डिटेल को खंगाला। अब और किसको खंगालें, तो भाइयों ने भाभी पर शक जताया, तो पिंकी के कॉल डिटेल खंगाले गए 4 नवंबर की मॉर्निंग के। उसमें उस वक्त के जो नंबर मिले तो उसमें एक नंबर मिला शैलेंद्र सोनवरकर का। अब उसका नाम इन लोगों ने सुन रखा था, राजमिस्त्री। अब सुबह सुबह सैटरडे के दिन 5:30-6 बजे कॉल क्यों? पुलिस ने शैलेंद्र को उठाया और उससे पूछताछ शुरू की। अच्छा, इससे पहले उन लोगों ने मोबाइल का जो लोकेशन देखा तो इत्तेफाक से शैलेंद्र का भी लोकेशन उसी स्पॉट पर दिखा रहा है और पिंकी का भी लोकेशन उसी स्पॉट पर दिखा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मोबाइल ने क्लियर कर दी। इसके बाद शैलेंद्र को उठाया गया, थोड़ी उसकी खातिरदारी की गई, फ़ौरन तोते की तरह बोलना शुरू किया, सारी कहानी उगल दी। इसके बाद पिंकी को बुलाया गया जो अब तक रो रही थी लगातार इतने दिनों से। तो पिंकी ने भी फिर धीरे धीरे सब उगल दिया कि रोड एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि राजेश गौतम को एक प्लानिंग के तहत कत्ल किया गया और उसे दिखाया गया रोड एक्सीडेंट। अब इस कहानी का क्लाइमेक्स ये है कि एक बीवी जो अपने पति को मारकर उसकी बेशुमार दौलत पर राज करना चाहती थी, अपने आशिक के साथ उससे शादी करके
पति तो चला गया, ये खुद जेल चली गई, दौलत वहीं रह गई, और अब ज़िंदगी में ये दौलत न उसके कभी हिस्से में आएगी, और ज़िंदगी में शायद उसे कभी वो शैलेंद्र भी अब नहीं मिलेगा जिससे वो प्यार करती है, या शैलेंद्र जो पिंकी से प्यार करता है, क्योंकि दोनों अब सलाखों के पीछे होंगे और 302 का मामला है। उम्र कैद तो कहीं गया नहीं, तो उम्र कैद पूरी उम्र और पूरी जवानी तो सलाखों के पीछे होगी। बुढ़ापे में मालूम नहीं, अगर कुछ रहम खाया कानून ने और दोनों को छोड़ दिया, तब तक इनका प्यार का बुखार उसी तरह बरकरार रहेगा, नहीं रहेगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इस चक्कर में 2 बच्चे यतीम हो गए, इसलिए कि बाप तो दुनिया में रहा नहीं उन दोनों बच्चों का, और माँ का साया भी छिन गया क्योंकि वो गुनहगार है और कानून उसे अपने साथ ले गई। तो न माँ रही और न बाप, बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं वो यतीम हो गए। काश ऐसे क्लाइमेक्स, ऐसे अंजाम अगर पहले सोच ले लोग, तो बहुत सारे जुर्म होने से ही रुक जाए, करे ही नहीं। लेकिन क्या करें, लालच और इंसानी खतरनाक जो दिमाग है ना, वो मानता नहीं है, और इसीलिए इस तरह के जुर्म होते रहते हैं। स्वागत है आपका कौशिक ट्रेडर। आज हम बात करेंगे नॉर्मल एसआईपी और एक मॉडिफाई ईटीएफ, दोनों में से क्या बेस्ट रहेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आप जीरो उस पर कोई भी आपका चार्ज नहीं कटता। आप स्टॉक पर अपना खोल सकते हो, आप स्टॉक के एंजल वन किसी पे भी खोल सकते हो, ग्रो में भी कोई चार्ज नहीं लगता है। इन तीनों साइडों पर कोई भी चार्ज नहीं है अपना अकाउंट खोलने का। तो मैं आपको लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना अकाउंट खोल सकते हो। अब बात करें हम एसआईपी और ईटीएफ, कहने का मतलब दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, परंतु अब कौन किसको सही मानेगा वो एक अपना नज़रिया होता है। हमारे हिसाब से देखा जाए तो जो आपकी एसआईपी है, एसआईपी और ईटीएफ दोनों का पहले बेस समझो ये क्या है। एसआईपी में क्या है, कोई एक कंपनी है, उसने ये एसआईपी बनाई है। हर कंपनी एसबीआई बनाती है, कोटक बैंक, सब बैंक अपनी एसबीआई बनाते हैं, एचडीएफसी भी वैसे भी बनाते हैं, निपो ऐसे। तो उन्होंने अपनी एसआईपी बनाई है कुछ कंपनियों को लेके जो उनको बेस्ट लगा है। कुछ उन्होंने सरकारी कंपनी लिए हैं, कुछ बैंक लिए हैं, ऐसे करके कुछ सेल लिए, कुछ कंपनी लिए, उन्होंने कि हमें इन इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। ये हुई एसआईपी कि हम इन कंपनियों में ऐसा इन्वेस्ट करेंगे, एसआईपी हुई। अगर उनमें से कोई भी कंपनी लॉस में जाती है तो जो एसआईपी को होल्ड, कहने का मतलब होल्ड करता है, जैसे जो चलाता है एसआईपी को, जो बनाता है, जो कंपनी बना रही है, वो उसमें से उस कंपनी को हटा देगी, किसी अन्य कंपनी को वो ऐड कर लेगी। कहने का मतलब इसमें लॉस के आपके जो चांस हैं वो कम रहते हैं, क्योंकि वही रहता है कि जो कंपनी लॉस में जा रही है, कोई कंपनी एक साथ तो डूबती नहीं है, थोड़ा बहुत लॉस में जा रही है तो वो उसको निकाल देते हैं। तो ये हुआ एसआईपी। तो एसआईपी में यही है कि आपके लॉस के चांस कम होते हैं, अगर ज़्यादा भी कोई दिक्कत आई तो थोड़ा बहुत लॉस होता है। वो भी जब होगा जब कोई, जैसे कोरोना आया था, कोई युद्ध होता है, वो जब होगा, वरना कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिलेंगे। अब हम बात करते हैं ईटीएफ की। ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ होते हैं सेक्टर वाइज। ऑटो सेक्टर का ले लो, आईटी का ले लो, आपके बैंक के ले लो, सरकारी कंपनियों के पीएसयू इनको ले लो। कहने का मतलब ये होते हैं सेक्टर वाइज ईटीएफ। तो इसमें क्या है, इसमें भी वही रहता है, ईटीएफ को भी कोई ना कोई कंपनी बनाती है, वो उसमें से लेती है कि हमें ये 10 कंपनी लेनी है, 20 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। तो उसकी उस क्षेत्र की, जिस भी का है, आईटी का है या ऑटो का है, तो जो बेस्ट कंपनियां होंगी तो वो उनमें इन्वेस्ट करेगा। या फिर ईटीएफ होता है स्मॉल, जैसे वो निफ्टी है, निफ्टी की 30 जो टॉप कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट होगा, उसका ईटीएफ होगा। टॉप 50 का होगा, टॉप 100 का होगा, टॉप 500 का होगा। तो उसके टॉपों का रख, कहने को जो टॉप कंपनियां हैं उनको रखेंगे ईटीएफ में। अगर मान के चलो टॉप 30 का है, उसमें से क्या है, एक कंपनी लॉस में चल रही है तो उसको निकाल देंगे। जो उसमें चल रही है प्रॉफिट में, जो उसके लेवल की कंपनी है, जो उसमें निफ्टी में ऐड है, तो उसको ये रख लेंगे, तो उसको ऐड कर लेंगे, जो लॉस वाली है उसे लेंगे। तो ईटीएफ में भी यही होता है कि ईटीएफ में भी लॉस होने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि जो इसको मोनेटाइज, कहने का मतलब जो इसे चलाती है, वो पूरा ध्यान रखते हैं। उनका जो भाई पैसे लेते हैं एक्सीलोट, वो इसीलिए लेते हैं कि वो पूरा इसको जांचते रहते हैं कि क्या चल रहा है इनमें। ये तो हुई दोनों की बात कि ईटीएफ और एसआईपी दोनों होते क्या हैं।
अब SIP और ETF में एक ये तो दोनों का अंतर हो गया कि ये दोनों ऐसे ही होते हैं, बस सेम वही होते हैं, दोनों में वही प्रोसेस है, कुछ नहीं है। अब मेन अंतर जो आता है, मेन अंतर कहाँ पर आता है, जैसे आप मार्केट देखो, मार्केट में आज वीडियो बना रहा हूँ आपको 26 अक्टूबर को, 26-27 अक्टूबर को मैंने मार्केट बनाई है, तो 25 अक्टूबर थी, 25 अक्टूबर में मार्केट बहुत तगड़ा गिरा है, 900 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी गिरा है, और जो निफ्टी है आपके 300 पॉइंट 250-300 पॉइंट के करीब गिरा है। तो कहने मतलब मार्केट बहुत तगड़ा गिरा है। तो इसमें क्या है, इसमें जो रिटर्न मिलता है, इसी की वजह से जब मार्केट गिरता है, इसी की वजह से जो रिटर्न है ना, इसमें 60% तक आपका, कहने मतलब 50 से ऊपर तक जा सकता है ETF में साल का रिटर्न। और जो आपकी नॉर्मल SIP है, उसमें आपका जो फिक्स है, जो SIP वो दे रही है 12 का दे रही है, 18 का दे रही है, 20 का दे रही है, SIP ऐसी देती हैं इसके लमसम में लॉन्ग टर्म में, तो वो उतना ही आपको मिलेगा SIP का। अब ETF का खेल कहाँ शुरू होता है, ETF का खेल यहीं शुरू होता है कि मान को चलो आपका मार्केट गिरा है, हम ETF के एक उस पर चलते हैं, ये देखो, ये जैसे कुछ ETF है, तो आपका मार्केट गिरा है, तो सब ETF डाउन में जा रहे होंगे आज, क्योंकि इनका क्या रहता है, तुरंत मार्केट पर, अगर आप मार्केट आज हाई है तो ये कहने का मतलब ये ऊपर जाएंगे, अगर मार्केट आज डाउन है तो ये मार्केट के साथ ही साथ चलते हैं, बिल्कुल इनमें कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल साथ, तो कहने मतलब बराबर चलते हैं, बिल्कुल साथ से साथ। तो जैसे आप मान के चलो, ऑटो विंस ये जो है ऑटोमोबाइल का वो है ETF, ये आपका डाउन जा रहा है, ये आपका हमसे 1.80 2% के करीब है। जिस दिन ये हाई जाए उस दिन आप इसको बाइंड कीजिए, फिर ये दोबारा उठेगा, ये जो 2% गिरा है, ये इसको रिकवर तो अगले दिन ही कर लेगा, अगले दिन या जो भी, जिस दिन भी ये मार्केट ऊपर को जाएगी उसी दिन ही रिकवर कर लेगा, उससे फिर ऊपर जाएगा। तो आपको इसमें क्या है, आपने कम में बाइंड किया जब मार्केट गिरी, और जब मार्केट हाई होगी तो ये फिर बढ़ेगा, तो आपको दोगुना सा मिल जाएगा। मान को चलो इसका आप 2% ऊपर, कहने का मतलब ये है आज 4.5 रुपये गिरा है, और जब इसे तुम नॉर्मल पे बाइंड करते तो ये 48.5 रुपये के करीब होता, और आप इसे बाइंड कर रहे हो 244 रुपये में, और 248 का होता अगर नॉर्मल करते। अगर तुम नॉर्मल 244, SIP क्या है, SIP फिक्स है कि आज ये 248 का है, तुमने नॉर्मल बाइंड कर लिया, उसके बाद भी मार्केट गिर जाए फिर वो घटेगा, आपने 248 का करा है, 244 पर घटता, और फिर इसके बाद फिर ये बढ़ेगा। तो SIP में फिर भी आपको प्रॉफिट मिलता है ना, कि आपने नॉर्मल पे बाइंड किया, नॉर्मल पे उसके बाद ये बढ़ाया, तो आपको प्रॉफिट मिलता है। इसमें क्या, आपने कम पे बाइंड किया, 248 तो ये हो ही जाएगा, जब वहाँ तक ये पहुँच गया है तो उससे आगे बढ़ेगा। एक होता है कि भाई कि हम यहाँ पर हैं तो डाउन आ जाता है, मान के चलो इससे पहले हो सकता है 56 पे भी, 256 पे भी हो, 260 पे भी हो, आज ये डाउन आ रहा है, तो जितना ये हाई लगा के आया उसको आगे क्रॉस ही करेगा जब भी आगे बढ़ेगा। तो ये हो जाता है आपका ETF का खेल। ETF में क्या होता है कि ETF में जब मार्केट गिरती है, जब आपको बाइंड करना है, नॉर्मल में आपको अगर मार्केट हाई पर है उस दिन आपको बाइंड नहीं करना, पैसा रखो अपने अकाउंट में, जब लगे मार्केट गिरा है जब खरीद लो, मार्केट महीने में 1-2 बार जरूर गिरता है, तो आपको जब खरीद लेना, जब हाई पर हो जब नहीं खरीदना। ये तो हो गया आपका ETF का। अब चलते हैं हम SIP पर। SIP में क्या है, आज मार्केट गिरा है, 25 तारीख को मार्केट गिरा है, तो ये उसमें शो नहीं करेगा 25 तारीख को, जब अगली मार्केट खुलती है या छुट्टी पड़ गई है वो अलग बात है, जैसे 26 की छुट्टी है, 27 की छुट्टी है, तो उसमें ये शो हो जाएगा, वरना ये जैसे आज मार्केट गिर रहा है तो पूरा असर इस पर अगले दिन होगा, अगले दिन की मार्केट पर, कि इतना आज ये डाउन चला गया, बिल्कुल हैंड टू हैंड नहीं रहता कि आज मार्केट गिर रहा है तो इतना ही ये गिर रहा है, और नहीं ये पता चलती है कि अब इतने का, अब इतने का है, एक फिक्स प्राइस सा रहता है कि आज इतने का है, थोड़ा बहुत घटता है थोड़ा बहुत बढ़ता है, वो थोड़ा बहुत ही रहता है, इसका पूरा मार्केट का फिक्स वो नहीं रहता कि बिल्कुल फिक्स है कि मार्केट गिरता है तो ये भी गिरता है वो। तो इसमें क्या होता है, आपको पता नहीं चलेगी, मान के चलो आपको आज पता चली मार्केट गिर रहा है, अगले दिन मार्केट बढ़ गया, आप पहले इसमें खरीदने के लिए लगाओगे SIP में, वो आपको अगले दिन खरीदा जाता है, हैंड टू हैंड खरीदा भी नहीं जाता, आपकी एप्लीकेशन जाती है खरीदने के लिए, वो एक दिन आपका 1 से 2 दिन लग जाते हैं उसको खरीदने में, और जब तक मार्केट हाई हो गया, तो आप इसको ऐसे नहीं खरीद पाओगे जब मार्केट गिरती है, तो जब SIP को नहीं खरीद पाओगे। SIP एक होती है। अब SIP और ETF में एक अंतर और है, अगर आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है तो आप SIP करो,
जो भी रिटर्न मिलेगा SIP में भी देखो 12 20 कहने का मतलब आराम से आपको 30 से नीचे नीचे के रिटर्न मिल जाएंगे, जो जैसा कहने का मतलब मार्केट का रुझान रहेगा उस हिसाब से। अगर मान के चलो ये तुम्हें SIP 30 का दे रही है लॉन्ग टर्म में तो नहीं, कहने का मतलब इतना लंबा दे पाएगी, परंतु 18 से 20 का भी दे रही है। तो इतना अगर दिमाग लगाते हो तो ETF वही आपको 50 से ऊपर का रिटर्न दे देगा, 60 भी 70 भी कितना भी हो सकता है अगर आप दिमाग लगाते हो। अगर आप नॉर्मल हो, आप इन झंझटों में नहीं पढ़ना चाहते हो, नॉर्मल करो, SIP करो, कोई झंझट। एक बार लगा दो, आपको ये महीने की 1 तारीख को मुझे काटना है, मेरी सैलरी आती है एक को काटना, 2 का काटना, फिक्स रखो, आपको ऑटोमेटिक कट जाएगा। ये आप कटवा लो जो भी है, ये तो होगा टेंशन फ्री रहना कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए करना है और नहीं मुझे झंझट करना, नहीं देखना, ना कुछ करना मार्केट कब गिर रहा है कब हो रहा है। और आपको माइंड लगाना है तो आप ETF करो। ये अगर आप चाहते हो कि ETF मॉडिफाई ETF कैसे हो सकता है, उसके लिए आप कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो ETF एक मॉडिफाई आप कैसे और किस डे को कैसे खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए। मार्केट कम गिरता है तो उस दिन भी खरीदें, या जिस दिन ज़्यादा गिरे उस दिन का इंतज़ार करें। उसके लिए आप कमेंट कीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर मिलेगी, आप कमेंट में कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।